10 साल में सुलझी सुहागरात की गुत्थी अलवर, राजस्थान की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2011 में शकुंतला से शादी करने के 1.5 महीने बाद भी रवि की सुहागरात मनाने की हसरत पूरी नहीं हुई थी। इसी दौरान वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। कोर्ट के आदेश पर चली जांच में दिल्ली पुलिस के साथ जांच अधिकारी भी बदल गए, लेकिन रवि का पता नहीं चला। 10 साल तक चली विभिन्न जांचों के बाद आखिर रहस्यों की गुत्थी में उलझे रवि हत्याकांड का ऐसा खुलासा हुआ कि अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़े जय भगवान की आंखें बार बार डबडबा रही थीं। हाथ में पकड़े रुमाल से आंखों में छलक आए आंसुओं की बूंदों को साफ करते हुए वह बार बार एक ही बात बुदबुदा रहे थे, बेटा, आज मेरी लड़ाई पूरी हो गई। तेरे एक एक कातिल को मैंने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तू जहां भी है देखना कि तेरा ये बूढ़ा बाप तेरे कातिलों को उनके किए की सजा दिलाकर रहेगा। कहते कहते जय भगवान अचानक फक कर रोने लगे। रोते रोते उनकी आंखों के आगे अतीत के वह लम्हे उमड़ घुमड़ रहे थे, जिन्होंने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को अचानक आंसुओं में बदल दिया था। बाहरी दिल्ली के समालखा में रहने वाले जय भगवान प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा डैनी। 10वीं कक्षा तक पढ़े रवि ने 18 साल की उम्र में पिता का सहारा बनने के लिए ग्रामीण सेवा वाले ऑटो को चलाना शुरू कर दिया था। 3 साल बाद माता पिता को रवि की शादी की चिंता सताने लगी। समालखा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला शेर सिंह जय भगवान की ही बिरादरी का था। शेर सिंह की पत्नी कमलेश राजस्थान के अलवर जिले में टपुकड़ा की रहने वाली थी। उसने अपनी साली शकुंतला का रिश्ता रवि से करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बाद रवि का शेर सिंह की साली शकुंतला से रिश्ता पक्का हो गया। शकुंतला के पिता पतराम और मां भगवती के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी कमलेश की शादी शेरसिंह से हुई थी। शकुंतला 5वें नंबर की थी। उससे छोटा एक और लड़का था, जिसका नाम था राजू। दोनों परिवारों की पसंद और रजामंदी से 8 फरवरी 2011 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ रवि और शकुंतला की शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात को रवि कुछ रस्मों के कारण अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात नहीं मना सका। संयोग से अगले दिन कुछ नक्षत्र योग के कारण शकुंतला को पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना पड़ा। नक्षत्रों के फेर के कारण शकुंतला को 1 महीने तक मायके में ही रहना पड़ा। किसी तरह 1 माह गुजरा और 21 मार्च 2011 को रवि अपनी पत्नी शकुंतला को अपनी ससुराल अलवर से अपने घर समालखा दिल्ली वापस ले आया। शकुंतला थकी थी, लिहाजा उस रात भी रवि की पत्नी के साथ सुहागरात की मुराद पूरी नहीं हो सकी। अगली सुबह शकुंतला ने घर में पहली रसोई बनाकर पूरे परिवार को खाना खिलाया, जिसके बाद जय भगवान अपनी नौकरी के लिए चले गए। दोपहर को शकुंतला अपने पति रवि को साथ लेकर इंद्रानगर कॉलोनी में रहने वाली बड़ी बहन कमलेश से मिलने के लिए उसके घर चली गई। लेकिन शाम के 7 बजे तक जब बेटा और बहू घर नहीं लौटे तो जय भगवान ने बेटे रवि के मोबाइल पर फोन मिलाया। उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। जय भगवान छोटे बेटे को लेकर रवि के साढ़ू शेर सिंह के घर पहुंचे तो शकुंतला ने बताया कि रवि को रास्ते में ग्रामीण सेवा चलाने वाले कुछ दोस्त मिल गए थे। रवि उसे घर के पास छोड़कर यह कहकर चला गया था कि कुछ ही देर में वापस लौट आएगा, लेकिन उसके बाद से ही वह वापस नहीं लौटा है। जय भगवान बहू शकुंतला को उसकी बहन के घर से अपने साथ घर ले आए, लेकिन पूरी रात बीत जाने पर भी रवि घर नहीं आया। अगली सुबह 23 मार्च 2011 को जय भगवान ने
कापसहेड़ा थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना लिखा दी। रवि के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद अगले दिन शकुंतला के घर वाले भी अपने पड़ोसी कमल सिंगला को लेकर हमदर्दी जताने के लिए जय भगवान के घर पहुंचे। उन सब ने भी जय भगवान के साथ मिलकर रवि की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ की। कई दिनों तक जब रवि का कोई सुराग नहीं मिला तो 10 दिन बाद मायके वाले शकुंतला को अपने साथ वापस अलवर ले गए। इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा। कापसहेड़ा पुलिस ने लापता लोगों की तलाश के लिए की जाने वाली हर कार्रवाई की। घर वालों ने जिस पर भी रवि के लापता होने का शक जताया उन सभी को बुलाकर पूछताछ की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। बेटे का सुराग नहीं मिलता देख जय भगवान ने उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर हुई जांच शुरू। नोटिस जारी होते ही दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों के कान खड़े हुए और इसी के आधार पर पीड़ित जय भगवान की शिकायत पर 16 अप्रैल 2011 को रवि की गुमशुदगी के मामले को कापसहेड़ा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। जय भगवान से पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के सामने शंका जाहिर की कि उन्हें शकुंतला के भाई राजू और उनके पड़ोसी कमल सिंगला पर शक है। वह कोई ठोस कारण तो नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने बताया कि शादी होने से पहले कमल ही शकुंतला के घर वालों के साथ हर बार उनके घर आया, जबकि वह उनका रिश्तेदार भी नहीं है। हालांकि पुलिस के पास कोई पुख्ता आधार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई, मगर ऐसी कोई संदिग्ध बात पता नहीं चल सकी जिसके आधार पर उनसे सख्ती की जाती। पुलिस ने शकुंतला, उसकी बहन कमलेश, जीजा शेर सिंह और भाई राजू के साथ कमल सिंगला के अलावा भी अलवर जाकर कुछ और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को आशंका थी कि कहीं रवि की शादी उसके घर वालों ने बिना उसकी मर्जी के तो नहीं की थी, जिससे वह पत्नी को छोड़कर खुद कहीं चला गया हो। इस बिंदु पर भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन पुलिस को कोई सिरा नहीं मिला। रवि के पिता ने कमल सिंगला नाम के जिस युवक पर आरोप लगाया था वह उस समय 19 साल का भी नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी पुलिस को कमल के खिलाफ ऐसा कोई आधार नहीं मिल रहा था कि वह रवि के अपहरण का आरोपी ठहराया जा सके। जांच में यह भी पता चला था कि वारदात वाले दिन कमल अलवर में ही था। रही बात राजू के इस वारदात में शामिल होने की, तो वह भला अपनी ही बहन के पति का अपहरण क्यों करेगा, जिसकी शादी 1 महीना पहले ही हुई है। दोनों के खिलाफ न तो कोई सबूत मिल रहा था और न ही रवि के अपहरण या हत्या के पीछे पुलिस को कोई आधार दिख रहा था। पुलिस को साफ लग रहा था कि रवि की लाइफ में ऐसा कुछ जरूर है जिसे परिवार वाले छिपा रहे हैं, और उसके लापता होने का ठीकरा उसकी पत्नी व दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। पुलिस को लगा कि या तो शादी से पहले रवि का किसी दूसरी लड़की से संबंध था या उसका अपने पेशे से जुड़े ग्रामीण सेवा के किसी ड्राइवर से पुराना विवाद था, और शायद इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो। कापसहेड़ा पुलिस ने उस इलाके के ग्रामीण सेवा चलाने वाले कई ड्राइवरों और रवि के टेम्पो के मालिक से भी कई बार पूछताछ की। उसके चरित्र और दुश्मनी के बारे में भी जानकारी हासिल की गई, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिलता। इस दौरान हाई कोर्ट में सितंबर 2011 में पुलिस को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी थी, तो उसमें कोई प्रगति न पाकर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले की जांच एक सक्षम एजेंसी को सौंपने के लिए कहा। अदालत का आदेश आने के बाद पुलिस आयुक्त ने अक्टूबर 2011 में रवि के अपहरण की जांच का जिम्मा एंटी किडनैपिंग यूनिट के सुपुर्द कर दिया। उन दिनों एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को एंटी किडनैपिंग यूनिट के नाम से जाना जाता था।
बदलते रहे जांच अधिकारी इस मामले की जांच का काम सबसे पहले इस यूनिट के एसआई हरिवंश को सौंपा गया। फाइल हाथ में लेने के बाद उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया और उसके बाद नए सिरे से सभी संदिग्धों को बुलाकर उनसे पूछताछ का काम शुरू किया। इस काम में 2 महीने का वक्त गुजर गया। इससे पहले कि वह जांच को आगे बढ़ाते अपराध शाखा से उनका तबादला हो गया। इसके बाद जांच का काम एसआई रजनीकांत को सौंपा गया। रजनीकांत को लगा कि कमल सिंगला जैसे एक अमीर इंसान की एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ऐसी घनिष्ठता के पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। उन्हें रवि के पिता जय भगवान के आरोपों में कुछ सच्चाई दिखी। अभी तक की पूछताछ में हर अधिकारी के सामने इस मामले के 3 मुख्य संदिग्ध कमल सिंगला, शकुंतला, उसका भाई राजू एक ही कहानी सुना रहे थे। अगर वे झूठ बोल रहे थे तो सच्चाई बाहर लाने का अब एक ही रास्ता बचा था कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। वैसे भी रजनीकांत को लगा कि इस मामले में शकुंतला और कमल की मिलीभगत की आशंका ज्यादा हो सकती है। इसलिए तीनों संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद रजनीकांत ने अदालत से आदेश लेकर 2 मार्च 2012 को शकुंतला, उसके भाई राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। लेकिन पॉलीग्राफ परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद जांच अधिकारी रजनीकांत की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि तीनों ही संदिग्ध परीक्षण में खरे उतरे थे। लेकिन न जाने क्यों रजनीकांत इन नतीजों से संतुष्ट नहीं थे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे पहलुओं को टटोलते हुए जांच को आगे बढ़ाते रहे। रवि के परिवार की तरफ से शकुंतला और उसके परिवार पर आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने जय भगवान के घर आना भी बंद कर दिया। संयोग से जांच अधिकारी रजनीकांत का भी तबादला हो गया तो उसके बाद एसआई सूरजभान आए। कुछ महीनों के बाद उनका भी तबादला हो गया तो एसआई धीरज के हाथ में जांच आई। कुछ महीनों तक जांच उनके हाथ में रही। फिर उनके तबादले के बाद एसआई पलविंदर को जांच का काम सौंपा गया। फिर 2017 के शुरू होते ही उनका भी तबादला हो गया। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी मिली एसआई जोगेंद्र सिंह को। इस दौरान मार्च 2017 में इस केस की स्टेटस रिपोर्ट देखकर हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि तीनों संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट कराया जाए। टीम ने अलवर में डाला डेरा। एसआई जोगेंद्र ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तीनों के इस टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी। अदालत में तीनों आरोपियों को पेश कर जोगेंद्र सिंह ने ब्रेन मैपिंग के लिए उनकी हामी भी हासिल कर ली, जिसके बाद तीनों का 2 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2017 के बीच गुजरात के गांधीनगर में ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया। वहां जाकर कमल और राजू ने तो टेस्ट करा लिया, मगर शकुंतला ने तबीयत बिगड़ने की बात कहकर ब्रेन मैपिंग कराने से इनकार कर दिया। लेकिन ब्रेन मैपिंग के जो परिणाम पुलिस के सामने आए उसने जोगेंद्र सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि राजू ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सत्य पाया गया, लेकिन ऐसे कई सवाल थे जिनके कारण कमल सिंगला पर अब इस मामले में शामिल होने का शक शुरू हो गया था। एसआई जोगेंद्र सिंह समझ गए कि इस जांच को आगे ले जाने के लिए उन्हें अलवर में डेरा डालना पड़ेगा। वे आगे की कार्रवाई कर ही रहे थे कि मार्च 2018 में अचानक उनका भी तबादला हो गया। जोगेंद्र सिंह की जांच से कम अनुसंधान का काम एक कदम आगे तो बढ़ गया था और जांच के लिए एक टारगेट भी तय हो गया था। इसी बीच जांच के नए अधिकारी के रूप में एसआई करमवीर मलिक को रवि के अपहरण केस की फाइल सौंपी गई। उन्होंने जांच का काम हाथ में लेते ही पहले पूरी फाइल का अध्ययन किया। केस की बारीकियों को गौर से समझने के बाद उन्होंने अपने 2 सबसे खास एसआई जयवीर और नरेश के साथ कांस्टेबल हरेंद्र की टीम बनाई। इसके बाद टीम को उन तीनों संदिग्धों को लाने के लिए अलवर रवाना किया, जिनका नाम बार बार इस केस में सामने आ रहा था। जयवीर और नरेश जब अलवर के टपुकड़ा गए तो वहां संयोग से उन्हें राजू मिल गया। राजू ने पूछताछ में जो कुछ बताया
उसके बाद एक अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होने के बाद जब शकुंतला और कमल गुजरात से वापस लौटे तो कुछ रोज बाद ही अचानक शकुंतला घर से भाग गई। पिछले कुछ समय से कमल जिस तरह शकुंतला के करीब आ रहा था और शकुंतला भी ज्यादा वक्त उसके ही साथ बिताने लगी थी, उसे देखकर घर वालों को लगा कि शकुंतला के भागने में कमल का हाथ है। इसीलिए उन्होंने कमल से शकुंतला के बारे में पूछा, लेकिन वह साफ मुकर गया कि उसे शकुंतला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा परिवार वालों ने कमल सिंगला के खिलाफ शकुंतला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन कमल पुलिस के हाथ आने से पहले ही फरार हो गया। अलवर पुलिस कमल को तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच कमल के एक ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है और पुलिस बिना वजह उसके मालिक को परेशान कर रही है। जांच में आया नया मोड़। बबली ने साथ में आर्य समाज मंदिर में हुई शकुंतला से अपनी शादी का प्रमाण पत्र भी दिया था। उसी के साथ में शकुंतला की तरफ से भी एक शपथ पत्र संलग्न था, जिसमें उसने बबली से शादी करने की पुष्टि की थी। हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को कमल के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को खत्म करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR रद्द हो गई। शकुंतला के भाई राजू ने जो कुछ बताया था उसे जानने के बाद SI जयवीर की मामले में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। कमल से मिलने की उनकी बेताबी बढ़ गई, लेकिन इससे पहले बबली से मिलना जरूरी था, क्योंकि उसने शकुंतला से शादी की थी, जिस कारण अब संदेह के दायरे में सबसे पहले वही आ रहा था। पुलिस टीम ने टपुकड़ा थाने जाकर जब कमल के खिलाफ दर्ज हुई FIR के बारे में जानकारी हासिल की तो उस केस की फाइल में बबली नाम के उसके ड्राइवर के घर का पता मिल गया। SI जयवीर ने बबली के घर का पता हासिल किया और उसके गांव बाघोर पहुंच गए।